स्पेशल पर्पस प्लानिंग रीजन्स इन इंडिया। इसमें आज हम देखेंगे प्लानिंग फॉर रिवर वैली रीजन। इंट्रो। नदी बेसिन में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह प्राकृतिक एवं सामाजिक तौर पर एक उपयुक्त समाकलित क्षेत्र होता है और नियोजन की एक आदर्श इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। नदी बेसिन नियोजन पारिस्थितिकी दृष्टि से पुष्ट और आर्थिक तौर पर लाभकारी, जिससे विकास एवं संरक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। समूचे नदी बेसिनों के विकास का मंतव्य बेसिन की सभी उप-इकाइयों तक सभी प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध कराना है। इससे न केवल संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है, बल्कि क्षेत्र के तीव्र और समग्र विकास को भी मदद मिलती है। नदी बेसिन नियोजन की संकल्पना। नदी बेसिन नियोजन की संकल्पना नई नहीं है। चीन, मिस्र एवं इराक की प्राचीन सभ्यता में इसके ठोस प्रमाण मिलते हैं, परंतु नदी बेसिन नियोजन की वर्तमान संकल्पना का विकास का श्रेय अमेरिकी विद्वान जॉर्ज मार्च को जाता है, जो कि 1874 ईस्वी में दिया था। भारत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने 1938 ईस्वी में बेसिन के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास का सुझाव दिया था। इसी परिणाम स्वरूप 1948 में दामोदर घाटी निगम (DVC) की स्थापना हुई। जल संसाधन नियोजन हेतु नदी एक प्राकृतिक इकाई है। इसकी एक निश्चित जल सीमा होती है, जिसके अंतर्गत धरातलीय और भौम जल संसाधन में परस्पर संबंध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बेसिन के निवासियों के बीच एक सांस्कृतिक लगाव होता है, जो नियोजन हेतु एक उपयुक्त इकाई बन जाती है। नदी बेसिन के जल संसाधन के विकास हेतु एक विस्तृत योजना में न केवल इसके जल के परिमाण, गुणवत्ता और वितरण के बारे में जानकारी आवश्यक है, वरन भूमि उपयोग और उसके सरिता प्रवाह एवं अवसादों की उत्पत्ति तथा संचालन पर प्रभाव का भी मूल्यांकन जरूरी है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर कमोवेश पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ियों ने अपने स्रोत से इकाई की कुल लंबाई पश्चिम बंगाल के हुगली के साथ साथ लगभग 541 किलोमीटर है। इसका आधा हिस्सा झारखंड में है और शेष आधा पश्चिम बंगाल में है। यह नदी बेसिन क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी, जल संसाधन, वन संपदा से भरा हुआ है, जहाँ कई खनिज जैसे कोयला, लोह अयस्क, बॉक्साइट आदि मिलते हैं। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में विनाशकारी बाढ़ द्वारा इसकी कुख्यात का प्रदर्शन किया गया था, जिसकी वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बाढ़ और अन्य समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर दामोदर बेसिन के लिए एकत्रित विकास परियोजना पर काम किया गया। यह योजना USA में टेनेसी वैली अथॉरिटी के एक इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर आधारित थी। दामोदर घाटी योजना को जल का समुचित ढंग से उपयोग, सिंचाई एवं क्षेत्रों उद्योग के विकास के लिए तथा क्षेत्र
को कृषि एवं उद्योग के लिए विकसित करने के लिए निष्पादित करने के लिए 18 फरवरी 1948 को दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना की गई, जिसका मतलब बजट रखा गया 31.71 करोड़ 31.71 करोड़। अब दामोदर वैली घाटी की विशेषता। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दामोदर घाटी खनिज विकास, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ को रोकना तथा उद्योग धंधे को विकसित करना। इस योजना के तहत जो है 4 बांध, 3 विद्युत स्टेशन, जल विद्युत स्टेशन, 3 ताप विद्युत स्टेशन बनाए जा चुके हैं। पहला है तिलैया बांध, 1953 में हजारीबाग जिले में बड़ाकर नदी पर बनाया गया। इस बांध पर एक भूमिगत विद्युत शक्ति बनाया गया जिसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। यह शक्ति कोडरमा तथा हजारीबाग की अभ्रक खानों को दिए जाते हैं। दूसरा मैथन बांध, तीसरा कोनार बांध, चौथा है पंचेत पहाड़ी बांध। और इस परियोजना के लाभ, अब इससे क्या क्या लाभ हुआ। दामोदर घाटी इस परियोजना के आर्थिक विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इस परियोजना का मुख्य लाभ जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण, विभिन्न बांध स्थलों से 2,26,000 किलोवाट की पनबिजली की स्थापना और लगभग जो है 5.15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा, पानी की नियमित प्रवाह के माध्यम से मिट्टी कटाव को रोकना, दामोदर नदी और इसके सहायक नदियों और चैनलों में नेविगेशन, जलाशय और अन्य जल निकायों में मछली पकड़ने के लिए प्रोत्साहन। इस परियोजना ने क्षेत्र को एक व्यापक औद्योगिक आधार प्रदान किया। नदी बेसिन की समस्या। नदी बेसिन नियोजन एक काम में नहीं है। अनेक भारतीय नदियों पर स्रोत पड़ोसी देशों में है या उनसे होकर गुजरती है। किसी अन्य देश के सहयोग प्राप्त करना सरल नहीं है। कई बार तो इसमें राजनीतिक तनाव और संघर्ष पैदा हो जाता है। देश के भीतर विभिन्न राज्यों में जल अधिकाधिक हिस्से आपस में संघर्ष करते हैं, अतएव सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद। नदी बेसिन आकार और साम्यता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अतएव प्रत्येक बेसिन हेतु अलग योजना की आवश्यकता होती है। यह एक अधिक प्रशासनिक इकाई से होकर गुजरती है, जिससे योजना के कार्यों और उसके संचालन आदि में बाधा आती है। मतलब है कोई भी नदी हो, उससे प्लानिंग के लिए उस जिस एरिया से नदी बह रही है उसके लिए उस नदी को देखते हुए और एरिया को देखते हुए, नदी स्पेशल एरिया और वहाँ के मतलब जनसंख्या को देखते हुए प्लान के अनुसार एक मॉडल तैयार करना और उस मॉडल के अनुसार जो है प्लानिंग को ज़मीन पे उतारना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें कोई नदी जो है एक ही रीजन की नहीं होती है, एक कहीं दूसरे रीजन से आ रही होती है, तो सबकी सहमति मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी अभी बहुत कम इस पर काम हुआ है, आगे और भी उम्मीद है कि हो। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।